एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड BPSC 144 दक्षिण एशिया का परिचय। पेपर कोड जरूर मैच कर लीजिएगा। जून सेशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इसमें कवर किए गए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको गेस्ट पेपर लेने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप गूगल पे चाहें तो सर्च कर सकते हैं shop.hindustanknowledge.com। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। आपको यहाँ सर्च सेक्शन में जाना है और अपना पेपर कोड सिंपली सर्च करना है। जैसे आप पेपर कोड सर्च करेंगे जितने भी गेस्ट पेपर है वो यहाँ पर आ जाएंगे। आप डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं 9580023321 पर। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए आगे की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दक्षिण एशियाई को परिभाषित करने वाले प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं क्या है? यानी दक्षिण एशिया को परिभाषित करने वाले, उसकी परिभाषा देने वाले प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं हमें बतानी है। जब भी आप अपना आंसर स्टार्ट करेंगे, जब भी आप अपना उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसको 3 भागों में लिखेंगे। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, भूमिका, परिचय आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद होता है मुख्य बिंदु यानी मेन पार्ट, और लास्ट मेन बॉडी पूरी जो होती है, और लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। ठीक है, भूमिका प्रस्तावना से शुरू करते हैं। दक्षिण एशिया एशिया महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, मालदीव, अफगानिस्तान को शामिल किया जाता है। यानी दक्षिण एशिया जो है वो पूरे एशिया का बहुत ही महत्वपूर्ण भूभाग है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देश आते हैं। यह क्षेत्र अपनी विविध भौगोलिक संरचना, जलवायु, नदियों, पर्वतों, प्राकृतिक संसाधनों के कारण विश्व की सबसे विशेष स्थान रखता है। यानी वैश्विक स्तर पर ये अपने भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से, संरचना के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से महत्वपूर्ण है। दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषताएं यहाँ की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, कृषि और जीवन शैली को भी प्रभावित करती है। यानी यहाँ की जितनी भी व्यवस्था है ये पूरे ही जीवन शैली को, कृषि को, पूरे को व्यवस्थित करती है, प्रभावित करती है। अगला है दक्षिण एशिया की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं। यानी दक्षिण एशिया की प्रमुख विशेषताएं जो है वो हमें पढ़नी है। सबसे पहला है हिमालय पर्वतमाला। हिमालय दक्षिण एशिया की सबसे प्रमुख भौगोलिक विशेषता है। यानी हिमालय जो है पूरे भौगोलिक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची यहाँ पर है। हिमालय भारत, नेपाल, भूटान और उत्तरी सीमा तक फैला हुआ है, यह मतलब स्थिर है। ये ठंडी हवाओं को रोकता है और मानसूनी वर्षा को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिमालय से गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी प्रमुख नदियां निकलती है। यानी हिमालय का जो पूरा स्ट्रक्चर है, भौगोलिक स्ट्रक्चर है, वो दक्षिण एशिया में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखता है, भूमिका रखता है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद है। नेपाल, भूटान जैसे भारत, नेपाल, भूटान जैसे बड़े देशों के साथ सीमा में स्थित है और इसकी हवाएं जो ठंडी हवाएं हैं उनको आने से रोकता है तथा इससे महत्वपूर्ण नदियां भी निकलती हैं। अगला पॉइंट है विशाल नदी तंत्र। दक्षिण एशिया में अनेक बड़ी नदियां बहती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु आदि प्रणाली यहाँ की कृषि और पेयजल का मुख्य आधार है। यानी प्रमुख बड़ी बड़ी जो नदियां हैं जो कृषि और पेयजल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन नदियों के मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं जहां बड़ी मात्रा में खेती की जा सकती है। इन नदियों का धार्मिक सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक होता है। यानी जहाँ कोई नदी बह रही होती है उसके जो आसपास का एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ हो जाता है और उस पर खेती करने से बहुत ज्यादा उपज देखने को मिलती है। अगला है उपजाऊ मैदान। हिमालय में आने वाली नदियों द्वारा बनाए गए गंगा सिंधु के दौरान
के मैदान दुनिया की सबसे उपजाऊ क्षेत्र में गिने जाते हैं। यानी गंगा हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके जो साइड में मैदान बनते हैं वो दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में गिने जाते हैं। जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, दालें व अन्य फसलें बड़ी मात्रा में यहाँ उगाए जाते हैं। इसी कारण से क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व भी अधिक देखने को मिलता है। यानी जहाँ नदियां होती हैं, जहाँ उपजाऊ भूमि होती है, वहां पर जनसंख्या भी अधिक देखने को मिलती है। अगला है पठार और मरुस्थल। दक्षिण भारत में दक्कन का पठार स्थित है जो खनिज संसाधनों से समृद्ध है। वहीं पश्चिम भारत और पाकिस्तान के थार मरुस्थल स्थित है। यानी दक्षिण भारत जो है वहाँ दक्कन के पठार देखने को मिलते हैं, खनिज संसाधन वहाँ पे बहुत ज्यादा उपलब्ध है। पश्चिमी भारत में और पाकिस्तान में हम थार मरुस्थल को देखते हैं जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। इन क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियां कृषि और जीवन शैली को अलग अलग तरीके से बनाती है, प्रभावित करती है। अगला है समुद्री तट और द्वीप। दक्षिण एशिया तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यानी हमारा जो दक्षिण एशिया है वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, मतलब ओवरऑल तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, ओके। इसके हाइलाइटर नहीं आया क्या? आ गया। इसके दक्षिण में हिंद महासागर, इसके दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। श्रीलंका और मालदीव जैसे द्वीपीय देश दक्षिण एशिया का ही हिस्सा है। समुद्री तट, व्यापार, मत्स्य पालन, पर्यटन बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें दिखने को मिलते हैं। यानी समुद्री तट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दक्षिण एशिया में। तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। कुछ प्रमुख द्वीप है जो इसी के क्षेत्र में आते हैं। विविध जलवायु। दक्षिण एशिया में हिमालय की ठंडी जलवायु से लेकर उष्णकटिबंधीय और शुष्क जलवायु तक सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसूनी वर्षा कृषि का मुख्य आधार देखने को मिलता है। वर्षा की मात्रा अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न होती है। यानी हर क्षेत्र में वर्षा की मात्रा अलग होती है। जहां हम देखते हैं कि मेघालय का एक राज्य है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। अगर आपको वो पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो उस राज्य में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। वहीं अगर आप राजस्थान साइड चले जाओ या फिर और कहीं चले जाओ, वहां पे थोड़ी सी बारिश देखने को कम मिलती है। यानी क्षेत्रों के हिसाब से ये प्रभावित भी करता है। प्राकृतिक संसाधन। इन क्षेत्रों में कोयला, लौह अयस्क, प्राकृतिक गैस, जल संसाधन और वन संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ये संसाधन उद्योग, ऊर्जा उत्पादन और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी प्राकृतिक संसाधन जो है हम देखते हैं जैसे कोयला हो गया, लोहा अयस्क हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, विभिन्न संसाधन हो गए जो प्रचुर मात्रा में वहां उपलब्ध है और यह उसके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषताएं। हिमालय, विशाल नदी तंत्र, उपजाऊ मैदान, पठार, मरुस्थल, समुद्री तट, विविध जलवायु, प्राकृतिक संसाधन इसे विश्व की सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक बनाते हैं। इतनी सारी विभिन्नताओं, इतनी सारी विशेषताओं की वजह से ये इतना प्रसिद्ध है। ये विशेषताएं यहाँ की कृषि, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, व्यापार, लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इसलिए दक्षिण एशिया की भौगोलिक संरचना केवल प्राकृतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी ये कारण सिर्फ एक राजनीति या फिर किसी भौगोलिक स्थिति पर निर्भर नहीं करते हैं, ये उसके समाज, उसकी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वैश्वीकरण ने दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया है? यानी वैश्वीकरण के कारण दक्षिण एशिया में की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे प्रभावित हुई है वो हमें बतानी है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दुनिया के विभिन्न देश व्यापार, निवेश, तकनीकी, संचार और संस्कृति के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान जैसे देश शामिल हैं। यानी ये सभी जो देश हैं आपस में व्यापार हो गया, तकनीकी हो गया, संचार हो गया, आपस में एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? वैश्वीकरण ही इनका प्रमुख साधन है। वैश्वीकरण ने इन देशों की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यानी प्रभाव जो है सकारात्मक व नकारात्मक दोनों देखने को मिले हैं। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या रहे? सबसे पहले व्यापार में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण दक्षिण एशियाई देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ गए। यानी एक देश का दूसरे देश से जो व्यापार है वो बहुत तेजी से बढ़ गया। भारत और बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों के बीच उत्पादों का निर्यात बढ़ता गया। इससे विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि
हुई, यानी व्यापार आय में वृद्धि देखने को मिली। विदेशी निवेश यानी एफडीआई में वृद्धि। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने दक्षिण एशिया में निवेश किया, जिससे नए उद्योग स्थापित हुए, यानी जो कंपनियां थी, जो बाहर की कंपनियां थी, उन्होंने भी दक्षिण एशिया में निवेश करना शुरू किया, या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उन्होंने निवेश किया, अपने उद्योग स्थापित किए। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार क्षेत्रों में विदेशी निवेश आर्थिक विकास को गति मिली, यानी इसके संचार के माध्यम से, ऑटोमोबाइल के माध्यम से जो है और ज्यादा विकास देखने को मिला, और ज्यादा आजकल आप देखते हैं कि फोन के जरिए ट्रेड बहुत चल रहा है, ट्रेड मार्केटिंग बहुत चल रही है, तो उससे क्या होता है कि दूर बैठकर किसी कंपनी में भी निवेश किया जा सकता है, यानी संचार के माध्यम से भी ये प्रभावित होता है। रोजगार के अवसर बढ़े। नए उद्योगों, सेवा क्षेत्र, निर्यात आधारित उद्योगों के विकास में लाखों लोगों को रोजगार मिला है। विशेष रूप से भारत और बांग्लादेश में आईटी, वस्त्र उद्योग और सेवा क्षेत्र में रोजगार बहुत देखने को मिला है, यानी नए नए रोजगार के अवसर यहाँ बढ़े हैं, लाखों लोगों को रोजगार में देखने को मिला है। तकनीकी विकास। वैश्वीकरण के कारण आधुनिक तकनीकी नई उत्पादन पद्धति दक्षिण एशिया देशों में तक पहुंची, यानी नई पद्धतियां, नई उत्पादन पद्धतियां और तकनीकी बहुत तेजी से वैश्वीकरण ने फैलाई है। इससे उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता में सुधार हुआ है तथा उद्योग भी अधिक प्रतिस्पर्धी बने हैं, यानी आपस में कंपटीशन बढ़ने की वजह से एक दूसरे से जब कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाते हैं तो एक निखार और भी ज्यादा आता है, कमियों को पता चलता है और भी ज्यादा निखार आता है, और भी ज्यादा गुण सुधरते हैं। सेवा क्षेत्र का विकास। भारत में आईटी, बीपीओ, बैंकिंग, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विकास हुआ। इन क्षेत्रों में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया और विदेशी आय को भी बढ़ाया, यानी डॉक्टरी हो गई, चाहे आईटी हो गई, हर क्षेत्र में विकास हुआ और इससे अर्थव्यवस्था को प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहे हैं कि हमें हमेशा सिक्के के दोनों पहलुओं को देखकर चलना चाहिए, उसके अच्छे परिणाम भी और उसके नकारात्मक परिणामों को भी हमें देखना चाहिए। सबसे पहले स्थानीय उद्योगों पर दबाव। विदेशी कंपनियों के आने से छोटे और कुटीर उद्योग जो थे वो उनके बीच बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, यानी बड़े उद्योग अपने प्रतिस्पर्धा में, होड़ में नई नई चीजें ला रहे थे, नई नई नीतियां ला रहे थे, वही छोटे उद्योग और कुटीरपति उद्योग जो थे, जिनके पास कम आय का स्रोत था, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़े। कई छोटे उद्योग बंद भी हो गए और उनका उत्पादन भी घट गया, यानी धीरे धीरे जो है कुछ उद्योग खत्म भी हो गए। आय असमानता में वृद्धि। वैश्वीकरण के लाभ मुख्य रूप से शिक्षित और शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, यानी जो शिक्षित हैं शहरी क्षेत्र में उन्हें ज्यादा मिला, जबकि ग्रामीण और गरीब वर्ग इससे अपेक्षित रह गया, पीछे रह गया, और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया। इससे आर्थिक जो अंतर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। कृषि क्षेत्र की समस्याएं, यानी कृषि के क्षेत्र में जो समस्याएं, सस्ते विदेशी कृषि उत्पादों और बढ़ती लागत के कारण किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यानी उत्पादन, यानी उन्हें उतना पैसा नहीं मिल रहा था जितना उन्होंने ऑलरेडी खर्च कर दिया है खेती करने में, उतना रेवेन्यू उनको वापस नहीं मिल रहा था, यानी सस्ते विदेशी उत्पादों के चक्कर में उन्हें बढ़िया लागत नहीं मिल रही थी, लागत मतलब मेहनत बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनका जो उत्पादन है वो नहीं बढ़ रहा था। कई क्षेत्रों में कृषि को लाभ प्रदान कम हुआ, यानी बहुत सारे क्षेत्रों में कृषि को कम लाभ मिला है। विदेशी कंपनियों पर निर्भर। कई देशों की अर्थव्यवस्था विदेशी निवेश यानी अंतर्राष्ट्रीय बहु कंपनियों पर निर्भर हो गई, यानी आप हमें अभी देखा था, मैंने उदाहरण दिया था ट्रेड का या फिर मार्केटिंग का। उससे क्या होगा कि निवेश बढ़ता जा रहा है, तो इससे जो जनता है, जनता का पैसा है जो विदेशी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर हो गया। इससे वैश्विक आर्थिक संकटों का प्रभाव इन देशों पर भी पड़ता जा रहा है, यानी जिस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी वो दूसरे देशों पर अपना प्रभाव तो जमाएगा ही। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? औद्योगिकरण और उत्पादन बढ़ने से प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग और पर्यावरण समस्याएं भी बढ़ी हैं, यानी उद्योग बनेंगे, वैश्वीकरण से नई नई तकनीकी आएगी, तो उसके साथ पर्यावरण की जो समस्याएं हैं वो भी उत्पन्न होंगी ही, जैसे प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इन कारखानों में से जो गंदा पानी है वो तो नदियों में ही जाता है ना, तो ये सारी जो चुनौतियां हैं, ये सब वो समस्याएं हैं, उनका सामना करना पड़ता है। दक्षिण एशिया के लिए चुनौतियां क्या रही? गरीबी और बेरोजगारी को कम करना, स्थानीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा बनाए रखना, यानी उद्योग की जब कंपटीशन बढ़ता है तभी लोग निखर कर आते हैं, अपने गुणों को निखारते हैं। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना, कौशल विकास और शिक्षा पर अधिक निवेश करना, पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देना उसके प्रमुख चुनौतियां रही थी। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। वैश्वीकरण ने दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। इससे व्यापार
एक सेकेंड। ओके, स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ पे हमने खत्म किया था, वो छोटा सा इशू हो गया था। ठीक है, निष्कर्ष हम पढ़ रहे थे कि वैश्वीकरण ने दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। इससे व्यापार, निवेश, तकनीकी और रोजगार के अवसर बढ़े हैं, लेकिन इसके साथ आय असमानता, स्थानीय उद्योगों की समस्याएं और पर्यावरण चुनौतियां भी सामने आई है। यानी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, रोजगार भी बढ़ा है, व्यापार भी बढ़ा है, निवेश, तकनीकी भी बढ़ी है, लेकिन कहीं कहीं पर हम देखते हैं पर्यावरण समस्याएं और छोटे वर्ग को या फिर गरीब लोगों को इससे नुकसान भी देखने को मिला है। इसके लिए आवश्यक है कि दक्षिण एशियाई देशों ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाएं जो वैश्वीकरण के लाभों का अधिकांश उपयोग करें और इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करके समावेशी तथा सतत विकास सुनिश्चित कर सके। यानी ऐसा विकास सुनिश्चित कर सके जिससे वैश्वीकरण का लाभ भी उठाया जा सके, यानी तकनीकी विकास भी, व्यापार भी बढ़ाया जा सके, और जो छोटे वर्ग हैं या फिर किसान वर्ग हैं उनका भी नुकसान इसमें ना हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विकास और शासन के संदर्भ में दक्षिण एशियाई देशों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या रही? तो विकास और शासन के संदर्भ में जो भी चुनौतियां हैं उनके बारे में हमें बताना है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान जैसे देश शामिल हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक विविधताओं और बड़ी जनसंख्या से समृद्ध है। इसके बावजूद इन देशों को विकास और शासन के क्षेत्र में कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के कारण आर्थिक विकास की गति धीमी होती है और लोगों के जीवन स्तर पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी यह कहना चाहता है कि जो भी दक्षिण एशिया है उसमें भारत, पाकिस्तान और बहुत सारे देश शामिल हैं जिनकी प्राकृतिक सांस्कृतिक विभिन्नताएं, उनकी जनसंख्या, एक मजबूत व्यवस्था है वहाँ की। इसके बावजूद इतनी विभिन्नताओं, इतनी संस्कृति के बाद भी विकास और उनके शासन के जो गंभीर चुनौतियां उनका सामना उन्हें करना पड़ता है। कई बार इनकी इससे आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है, जीवन स्तर पे भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। दक्षिण एशियाई देशों के सामने आई चुनौतियों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है गरीबी और बेरोजगारी। दक्षिण एशियाई के कई देश में बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते हैं। रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होते हैं, कारण बेरोजगारी बढ़ती है। इससे लोगों की आय कम रहती है और जीवन स्तर में भी सुधार नहीं हो पाता। यानी गरीबी और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होता है एक आर्थिक स्थिति को मजबूत या कमजोर बनाने में। जहां पर गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती जाएगी वहां अर्थव्यवस्था अपने आप ही घटती जाएगी। यहाँ पर जो है गरीबी नीचे रेखा से बहुत सारे जो लोग हैं वो नीचे रहते हैं, गरीबी रेखा से नीचे है, जिससे कई बार हम देखते हैं कि रोजगार पर्याप्त नहीं मिल पाता है, अवसर पर्याप्त नहीं मिल पाता है, जीवन स्तर खराब हो जाता है। अगला है जनसंख्या वृद्धि। इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ती जनसंख्या सरकारों के लिए बड़ी चुनौती है। जैसे भारत की बढ़ती जनसंख्या, विभिन्नताएं, धर्म, जाति, इतने सारे लोग हैं, हर व्यक्ति की अपनी अलग विचारधारा है। इस पर ये बहुत बड़ी चुनौती है जनसंख्या एक देश के विकास के लिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर और रोजगार जैसी आवश्यक सेवाओं की मांग लगातार बढ़ती रहती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, मांगे भी बढ़ती रहेंगी, इससे संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है शिक्षा और स्वास्थ्य की कमजोर व्यवस्था। कई देशों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सभी लोगों तक नहीं पहुंची। यानी सभी लोग शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी होने के कारण विकास को प्रभाव पड़ता है, विकास प्रभावित होता है। भ्रष्टाचार और कमजोर शासन। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी और प्रशासनिक कमजोरियां विकास कार्यों में बाधा बनती है। यानी कई बार भ्रष्टाचार और कमजोर प्रशासन जो है एक विकास के कार्य में बाधा के रूप में देखने को मिलता है। सरकारी योजनाओं का लाभ कई बार जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाता है पूरी तरह से, और ये उनके नकारात्मक या फिर ये कहें तो उनके असंतोष का कारण बन जाता है। अगला है राजनीतिक अस्थिरता। कुछ दक्षिण एशियाई देशों में सरकार बार बार बदलती है। राजनीतिक संघर्ष और आंतरिक विवाद विकास परियोजना को प्रभावित करते हैं। यानी जहां पर आप देखेंगे किसी देश की सरकार हर 6 महीने में, हर 1 साल में बदलेगी, वहां विकास कैसे होगा? एक सरकार को लगातार 4 से 5 साल काम करना होता है, अपनी नीतियां दिखानी होती है ताकि वो सही से उनको प्रभावी कर सके और लोगों तक अपनी बात, अपनी जो योजनाएं उन्हें पहुंचा सके। यानी अगर बार बार सरकार गिरेगी तो देश में उथल पुथल तो मचेगी। इससे निवेश और आर्थिक प्रगति भी धीमी हो जाती है। सामाजिक असमानता। जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव सामाजिक विकास में बाधा
डालता है। महिला और कमजोर वर्गों को समान अवसर नहीं मिलने में समावेशी विकास संभव नहीं हो पाता। यानी समाज में असमानता का होना देश, एक राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। जहाँ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव हो, जहाँ महिलाओं या कमजोर वर्गों को समान अवसर ना दिया जाए, वहां पर विकास बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात, ग्लेशियर के पिघलना दक्षिण एशिया में प्रमुख समस्याएं। ये प्रमुख समस्याएं हैं जो यहाँ देखने को मिलते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि, जल संसाधन और लोगों की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। यानी पर्यावरण जो है, पर्यावरण और जलवायु जो है, ये प्राकृतिक समस्याएं हैं जिनका सामना एक राष्ट्र को करना होता है और पहले से आने वाली समस्याओं की संभावना के हिसाब से तैयारी करनी होती है। ये एकदम से जो भूकंप आना, ये सूखा पड़ना, बाढ़ आना, ये लोगों के जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। आतंकवाद और सुरक्षा संबंधी समस्याएं, कुछ देशों में आतंकवाद, सीमा विवाद और आंतरिक संघर्ष विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सुरक्षा पर अधिक खर्च होने से शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं कम रह जाती है। यानी कई बार देशों में जो है आतंकवाद या सीमा विवाद या आंतरिक सुरक्षा को लेकर इतना पैसा रक्षा सुरक्षा में खर्च कर दिया जाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी खर्च या सेवाओं के लिए सही निवेश नहीं हो पाता है। कमजोर आधारभूत संरचना, सड़क, बिजली, परिवहन, इंटरनेट, स्वच्छ जल जैसी सुविधाओं की कमी आर्थिक विकास में बाधा बनती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या अधिक गंभीर है। यानी जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी की समस्या हो गई, ये समस्याएं जो है एक अर्थव्यवस्था को, विकास को दिखाती हैं, उसमें बाधा उत्पन्न करती हैं और सबसे ज्यादा ये ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। गांव के इलाकों में सबसे ज्यादा बिजली, पानी की दिक्कत देखने को मिलती है। आज भी हमारे भारत में बहुत सारे, अगर आप देखें तो बहुत सारे राज्यों में ऐसा एक गांव जरूर मिलेगा जहाँ पे पानी कई दिनों तक नहीं आता है। बिजली की तो उपलब्धता है ही नहीं। अगर आप सर्च करो गूगल पे तो ऐसे मिल जाएंगे। क्षेत्रीय सहयोग की कमी, दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापार, निवेश और सहयोग की संभावनाएं अधिक है, लेकिन राजनीतिक मतभेद और सीमा विवाद के कारण क्षेत्रीय सहयोग अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाता। यानी हम कहते हैं कि सहयोग की स्थिति, संभावना बहुत अधिक होती है निवेश, व्यापार के मार्ग में, लेकिन राजनीति या फिर सीमा विवाद के कारण ये स्तर कम हो जाता है और ये भी हमारे देश के विकास में एक बाधा या फिर एक रुकावट के तौर पे काम सामने आता है। समाधान के क्या क्या उपाय हैं? सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ावा, यानी सरकार को पारदर्शी होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए जनता के प्रति। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में अधिक निवेश, यानी ये हथियार बनाने या फिर और अधिक चीजों में पैसा ना लगाने की बजाय शिक्षा और स्वास्थ्य और कौशल विकास पर अधिक निवेश करना चाहिए। रोजगार के नए अवसर, उद्योगों का विकास करना चाहिए, जो नए रोजगार लोगों को मिल सके। इस तरीके से भ्रष्टाचार को प्रभावी नियंत्रित करना चाहिए। महिला और कमजोर वर्ग का समान अवसर मिलना चाहिए, समान उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाना चाहिए। दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देना चाहिए। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण एशियाई देशों के सामने विकास और शासन से जुड़ी अनेक चुनौतियां हैं, लेकिन उचित नीतियों, प्रभावी प्रशासन, क्षेत्रीय सहयोग और जन भागीदारी के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यदि ये देश शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दें तो वो तेजी और संतुलित और समावेशी विकास प्राप्त कर सकते हैं तथा वे नागरिकों के जीवन के स्तर को स्थानीय सुधार कर सकते हैं। यानी एक व्यवस्थित रूप से जो शिक्षा है, रोजगार है, पर्यावरण मुद्दे हैं, स्वास्थ्य का मुद्दा है, इन मुद्दों पर यदि सरकार काम करे बजाय युद्ध नीति बनाने या फिर हथियारों पे पैसा अधिक लगाने के, तो शायद जो है नागरिकों जीवन स्तर और भी अच्छा हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दक्षिण एशिया में सार्क की भूमिका की व्याख्या कीजिए। यानी दक्षिण एशिया में सार्क की क्या भूमिका थी उस पर हमें चर्चा करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से। सार्क का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। यानी सार्क की जो स्थापना है ये 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। इसकी कहाँ हुई थी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, और इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया
के देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, आर्थिक विकास करना, गरीबी कम करना, क्षेत्र में शांति स्थिरता बनाए रखना, इनका प्रमुख कार्य क्या थे? इनके उद्देश्य और कार्य हम एक ही तरीके से बोल सकते हैं कि उनके प्रमुख उद्देश्य थे सहयोग को बढ़ावा देना, दक्षिणी आर्थिक विकास करना, गरीबों की मदद करना, उनके गरीबी को खत्म करना, क्षेत्रीय शांति बनाए रखना। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है, यानी इसकी स्थापना जो है ढाका में की गई थी, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है वो नेपाल काठमांडू में स्थित है। इसके सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ठीक है, आगे है दक्षिण एशियाई में सार्क की भूमिका, यानी दक्षिण एशिया में सार्क की क्या भूमिका थी इसके बारे में पढ़ना है। पहला पॉइंट है आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। सार्क ने सदस्य देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध मजबूत करने का प्रयास किया था। सार्क ने क्या किया कि जो आर्थिक और व्यापार है उसका संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी साफ्टा की शुरुआत की गई, यानी एकदम मुक्त व्यापार यानी खुला व्यापार शुरू करने की कोशिश की, जिससे व्यापारिक बाधाएं कम हो गई और वस्तुओं का आदान प्रदान भी बढ़ गया। अगला पॉइंट है गरीबी उन्मूलन में योगदान। दक्षिण एशिया में बड़ी संख्या में लोग गरीबी में जीवन बिताते थे। सार्क ने गरीबी कम करने के लिए विभिन्न योजनाएं, सम्मेलन, सहयोग कार्यक्रम शुरू किए, जिससे सदस्य देश अपने अनुभव साझा कर सके। यानी गरीब जितने भी जो गरीब थे, गरीब देश थे या फिर जो अपने जीवन में मतलब मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाते थे, गरीबी रेखा के अंदर आते थे, उन लोगों के लिए कुछ योजनाएं, कुछ सम्मेलन, कुछ सहयोग कार्यक्रम बनाए गए। एशिया और संस्कृति का विकास। सार्क शिक्षा, विज्ञान, साहित्य, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है, यानी हर खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे साहित्य हो, सब में उसने भागीदारी निभाई है। इससे सदस्य देशों के लोगों के बीच आपसी समझौता, मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ रहा है। जहां सांस्कृतिक आदान प्रदान भी उनके बीच में बढ़ता है, खेल कूद से लोग जो है देशों के बीच आपसी मित्रता, साझेदारी बढ़ती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग। सार्क ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई पहल की। महामारी, संक्रमण रोगों और टीकाकरण जैसे विषयों पर सदस्य देश मिलकर कार्य करते रहे, यानी बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी, जैसे कोरोना अगर हम कहें वो आया, कोरोना के टाइम पे बहुत सारे देशों ने मिलकर महामारी का सामना किया था, आप उदाहरण में इसमें दे सकते हैं। तो यानी सार्क ने भी यह सेवाएं बेहतर बनाने की पहल की कि महामारी हो, चाहे संक्रमण हो या टीकाकरण हो, सभी देश साथ मिलकर कार्य करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और संसाधनों का भी आदान प्रदान किया जाता है। आपदा प्रबंधन में सहायता, यानी आपदा के समय सभी देश कैसे प्रबंधन करेंगे, कैसे एक दूसरे की सहायता करेंगे। दक्षिण एशिया में भूकंप, बाढ़, चक्रवात व अन्य प्राकृतिक आपदाएं अक्सर आती रहती हैं। सार्क सदस्य देशों के बीच आपदा प्रबंधन, राहत कार्य, तकनीकी सहायता में सहयोग प्रदान करता है। यानी आपदा प्रबंधन के समय जैसे किसी भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, चक्रवात आ गया, किसी या कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई किसी भी देश के अंदर, तो जो सार्क है वो उनकी मदद करेगा सेवा पहुंचाने में, जो सभी देश हैं उसकी सहायता करेंगे। कृषि और खाद्यान्न सुरक्षा। सार्क कृषि उत्पादन बढ़ाने, नई तकनीक को अपनाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग और प्रोत्साहन करता है। इससे किसानों को भी लाभ मिलता है। यानी क्या करता है कि जैसे कृषि हो गई और खाद्यान्न उत्पादन हो गए, इन सब की सुरक्षा, इनमें नई तकनीकी, नए तरीके उन्हें उत्पाद करने के, तो उसमें मदद करता है, नई तकनीकों के बारे में बताता है। तो इससे क्या होता है कि सभी देशों के बीच सहयोग की प्रोत्साहन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इससे किसानों को भी लाभ होता है। पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जैसी विषयों पर सार्क देशों के बीच संयुक्त प्रयास किए जाते हैं। यानी जो जलवायु परिवर्तन है या फिर पर्यावरण की कोई समस्या है, उनके विवाद हो, चाहे कोई भी उनपे कोई समाधान निकालना हो, सभी एक साथ कार्य करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए कई क्षेत्रीय कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। यानी हम देखते हैं बहुत सारे आंदोलन या फिर हम कहें कि क्षेत्रीय सहयोग, कुछ कार्यक्रम ऐसे चलाए जाते हैं जिससे जागरूकता फैलाई जाए पर्यावरण के प्रति। शांति और क्षेत्रीय सहयोग।
सार्क का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ाना है। यह संगठन विवाद और सहयोग के माध्यम से क्षेत्र में शांति बनाए रखने का प्रयास करता है। हालांकि राजनीतिक मतभेद के कारण इसकी प्रगति कई बार धीमी पड़ गई। यानी सार्क का उद्देश्य जो होता है देशों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ाना होता है। इनके विवाद संवाद सहयोग के माध्यम से क्या करना होता है कि संवाद करके बातचीत करके क्षेत्र में शांति बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। हालांकि सांस्कृतिक मतभेद के कारण इसकी प्रगति कई बार धीमी भी देखने को मिलती है। इसकी कुछ सीमाएं हैं। सार्क की सीमाएं पढ़ते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण कई बैठकें प्रभावित होती हैं। यानी दक्षिण एशिया, जब हम सार्क की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान भी आता है, भारत भी आता है और भी कई देश आते हैं। तो यदि दो देशों के बीच कोई मतभेद होता है तो वो बैठकों को प्रभावित करता है, जैसे भारत और पाकिस्तान। सदस्य देशों के बीच राजनीतिक मतभेद संयोग में बाधा बनते हैं। यानी कई बार दो देशों के बीच राजनीतिक कोई मतभेद हो तो वो बाधा उत्पन्न करते हैं। कई योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन नहीं किया हो पाता। यानी कई बार जो योजनाएं हैं वो प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाती हैं। आर्थिक सहयोग की गति अपेक्षित में कम रहे। यानी कई बार ऐसा होता है कि आर्थिक सहयोग की गति जो हम सोचते हैं कि इस स्पीड से काम होगा या इस % से काम होगा वो नहीं हो पाता है। निष्कर्ष, सार्क दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है जिसने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया है। यद्यपि राजनीतिक विवादों और आपसी मतभेद के कारण इसकी उपलब्धियां सीमित रही हैं, फिर भी दक्षिण एशिया की शांति, विकास, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। यानी सार्क जो एक संगठित एक क्षेत्रीय संगठन है, उसने सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा हो, आपदा हो, हर चीज में सहयोग दिया है। राजनीतिक विवादों को, मतभेदों को, इनको सुलझाने में बहुत उपलब्धियां हासिल की है। इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। यदि सभी सदस्य आपसी विश्वास और सहयोग की भावना से कार्य करें तो सार्क भविष्य में दक्षिण एशिया के विकास और समृद्धि का एक मजबूत माध्यम बन सकता है। यानी जैसे कुछ कुछ विवाद भी होते हैं देशों के बीच, योजनाओं कई बार ढंग से काम नहीं कर पाते, तो अगर यदि सभी जो देश हैं वो सही से कार्य करें, योजनाएं सही से कार्य करें, तो हो सकता है जो ये सार्क है ये भविष्य में पूरे दक्षिण एशिया के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं और कोई भी क्वेरी हो आप व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से पेपर कीजिएगा और बेस्ट ऑफ लक।